आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में ए को बी से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए और बी को सी से 15% कम अंक प्राप्त हुए, जबकि सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 400 में से 280 अंक प्राप्त हुए तो ए के अंक बताओ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए को बी से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के अंकों की तुलना की जा रही है, तो मैं यहाँ पे ए और बी लिख दूंगा। देखिए यहाँ पे ए को बी से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो पहले बी के अंकों को 100 मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसे 100 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 120 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसे अनुपात में ले लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे बी और सी के अंकों की तुलना की जा रही है कि बी को सी से 15% कम अंक प्राप्त हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी और सी लिख लूंगा। अब देखिए सी के अंकों को 100 मान लेंगे तो बी को 15% कम प्राप्त हुए हैं इससे, ठीक है। तो 15% कम कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और इन दोनों को भी अनुपात में ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए सी और डी के अंकों की तुलना हो रही है कि सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी और डी लिख लूंगा। अब देखिए इसके अंक 100 हैं, तो इससे 25% अधिक अंक सी को प्राप्त हुए हैं, यानी कि 125 प्राप्त हुए हैं। और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि यदि डी को 400 में से 280 अंक प्राप्त हुए तो ए के अंक बताओ, यानी कि हमें अब ए और डी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो हमें ए और डी का अनुपात निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ए और डी का अनुपात निकालने की ट्रिक है ये कैसे निकालेंगे। देखिए आपको यहाँ पे ये पहले वाली संख्याएं जो दी हुई हैं इन तीनों का गुणा कर देना है, ठीक है। तो इससे हमें ए का अनुपात प्राप्त हो जाएगा और दूसरे वाली संख्याओं का गुणा कर देंगे तो डी का अनुपात प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 120 पहली संख्या है और 85 दूसरी संख्या है, ठीक है। तो इसको गुणा कर देंगे और तीसरी संख्या देखिए यहाँ पे 125 है, तो इन तीनों का गुणा कर लिया हमने। और यहाँ पे जो दूसरी संख्याएं हैं वो सभी 100 हैं, ठीक है। तो नीचे तीनों 100 का गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 बार नीचे 100 का गुणा कर दिया। इससे हमें सीधा ए और डी का अनुपात प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और डी की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए डी के अंक हमें दिए हुए हैं, ठीक है, 280 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं डी की जगह पे 280 लिख सकता हूँ और उसको सीधा यहाँ पे गुणा में भेज सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सीधा 280 से गुणा कर दूंगा और डी को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। तो मुझे सीधा ए के अंक प्राप्त हो जाएंगे इतना करते ही। तो देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को 20 से काट लेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को 5 से काट लेंगे तो ऊपर 17 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है तो ऊपर 5 आएगा और नीचे 4 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 5 से 5 कट जाएगा और 4 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 से 0 को काट देंगे। अब देखिए 2 बचा हुआ है, 2 से 6 को काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 का गुणा 17 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, ठीक है। और गुणा में ये 7 भी बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका गुणा 7 से कर देंगे तो देखिए ए के अंक कितने आ जाएंगे दोस्तों, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 पंजे 35 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए के अंक कितने आए हैं, 357 अंक आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए की आय बी की आय से 10% कम है और बी की आय सी की आय से 15% अधिक है, परंतु सी की आय डी की आय से 20% कम है। यदि डी की आय 15,000 रुपये है तो ए की आय कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% कम है, ठीक है। तो इस सवाल को भी हम पिछले सवाल की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए और बी की आय की तुलना की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी लिख लेता हूँ। तो क्या बोला जा रहा है कि जो ए की आय है वो बी की आय से 10% कम है। तो पहले बी की आय को 100 मान लेंगे,
तो इससे 10% कम है, तो यानी ए की आय 90 है। ठीक है, दोनों को अनुपात में ले लेंगे। अब देखिए अगली तुलना बी और सी की आय की जा रही है। क्या बोला जा रहा है कि बी की आय सी की आय से 15% अधिक है। तो बी की आय सी की आय से अधिक है, तो पहले सी की आय को 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब इससे 15% अधिक है, यानी कि 115 है बी की आय। ठीक है, इन दोनों को भी अनुपात में ले लेंगे। और देखिए तीसरी बार क्या बोला जा रहा है कि सी की आय डी की आय से 20% कम है। तो यहाँ पे सी और डी लिख देता हूँ मैं। देखिए डी की आय को 100 मान लेंगे। ठीक है, तो सी की आय जो है इससे 20% कम है, यानी कि 80 है। ठीक है, तो दोनों को अनुपात में ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि डी की आय 15,000 रुपये है तो ए की आय कितनी है। यहाँ पे भी देखिए डी और ए की बात की जा रही है, तो हम डी और ए का अनुपात कैसे निकालते हैं, ऊपर ए लिखेंगे और नीचे भाग में डी लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहली पहली संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, पहले 90 गुणा 115, ठीक है, और गुणा में 80 आ जाएगा। ठीक है, यानी मैंने पहली पहली संख्याओं का गुणा कर लिया और फिर दूसरी दूसरी संख्याओं का गुणा नीचे भाग में कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीनों संख्याएं 100 हैं, तो यहाँ पे 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी की आय हमें बताई गई है 15,000 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी डी की आय लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ लिखने से अच्छा होगा इसकी जगह इसको इस तरफ लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 15,000 को मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते ही मुझे ए की आय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जो मुझे सवाल में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे और इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 23 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे क्या कट रहा है, यहाँ पे आगे यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पे 2 0 से मैंने 2 0 काट दी। अब 5 से इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 30 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे 2 बचा हुआ है, तो इसे 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों नीचे और कोई भी संख्या काटने के लिए नहीं बची है, तो इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो देखिए 23 में कितना होता है, 207 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 207 लिख दूंगा और यहाँ पे 30 दूनी 60 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है, तो 6 का गुणा इसमें कर लेंगे। तो देखिए 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, बीच में 0 है तो सीधा 42 लिख लेंगे। ठीक है, अब 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे और ये जो 0 है इसको लिख लेंगे। तो यानी ए की आय कितनी आ गई, 12,420 रुपये आ गई। ठीक है, तो यही हमसे सवाल में पूछा गया था। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। विकास की आय में पहले वर्ष 40% वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष 30% कमी कर दी गई और तीसरे वर्ष 25% वृद्धि की गई, तो उसकी मूल आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विकास की आय में पहले वर्ष 40% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 लिख लेना है। अब देखिए 40% की वृद्धि हुई है उसकी आय में, तो हम क्या करेंगे, 100 में 40 जमा कर देंगे, यानी 100 में 40 की वृद्धि कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे वर्ष 30% की कमी हुई है। ठीक है, तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख लेना है एक बार और यहाँ पे 30% की कमी हुई है, तो 100 में 30 कम करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई है। अब हमें क्या करना है, फिर से एक बार 100 लिख लेना है और यहाँ पे क्या बताया गया कि 25% की वृद्धि हुई है, तो इसमें 25 की वृद्धि कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों सालों के अनुपात निकाल लिए हैं उसकी आय के। अब देखिए इसे काट के छोटा कर लेंगे, अनुपात में है तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 25 से काटने पे, और यहाँ 25 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ 0 से 0 कटेगा, तो मैं आपको समझाने के लिए अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे 7 बचेगा, 0 काट देंगे तो, और यहाँ पे 0 काटेंगे तो 10 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है,
तो इसे 20 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा और इसे 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर नीचे वाले 5 है इन दोनों को भी हम आपस में काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को भी हमें अनुपात में ले लेना है। अब देखिए ये जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ है किसका प्राप्त हुआ है कि पहले उसकी आय कितनी थी, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, पहले उसकी आय कितनी थी और अब उसकी आय कितनी है। तो देखिए पहले उसकी आय यदि 40 रुपये थी तो अब कितनी हो गई है, 49 रुपये हो गई है। ठीक है, तो इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, हमें यही बताना है कि उसकी मूल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए पहले यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 9 की वृद्धि हो रही है, और ये वृद्धि हमें प्रतिशत में बतानी है। तो देखिए प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, कितने की वृद्धि हो रही है, 9 की हो रही है, और यहाँ पे किस में वृद्धि हो रही है, 40 में हो रही है। ठीक है, तो जिस संख्या में वृद्धि होती है उससे नीचे भाग करना होता है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। अब इसे काट के सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए ऊपर नीचे 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 20 आ जाएगा, और इसे 20 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा। और देखिए 45 का आधा कितना होता है, 45 का आधा होता है 22 सही 1/2। ठीक है, तो यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 22 सही 1/2 प्रतिशत की उसकी आय में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या में पहले 60% कमी की गई और फिर 80% वृद्धि कर दी गई और अंत में 20% कमी की गई, तो मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत कमी हुई हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी संख्या में पहले 60% कमी की गई, फिर 80% वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे शुरू करेंगे। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि पहले 60% की कमी की गई है। ठीक है, तो हमें पिछले सवाल की तरह इसे सॉल्व करना है। पहले हमें 100 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 60% की कमी है तो इसमें 60 कम करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा 60 कम करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए फिर उसमें 80% वृद्धि की गई है, तो फिर से हमें 100 लिख लेना है और इसमें 80 की वृद्धि कर देनी है, यानी कि 80 जमा करके लिख देना है 180। ठीक है, अब देखिए तीसरी बार क्या हुआ है, यहाँ पे अंत में 20% की कमी की गई है, तो फिर से तीसरी बार हम 100 लिख लेंगे और इसमें 20% की कमी कर देंगे, यानी 20 कम करके लिख देंगे 80। ठीक है, अब देखिए 3 अनुपात हमारे पास आ गए, इन्हें काट के छोटा कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और इस तरफ 4 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को भी 20 से काटा जा सकता है, तो इसे 20 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा और इसे 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये दोनों भी 20 से कट रहे हैं, तो इन्हें भी दोनों को 20 से काटेंगे तो इस तरफ 5 आ जाएगा और इसे 20 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, और इन तीनों का भी गुणा करना होगा इस तरफ, तो देखिए 9 चौक 36 और 36 दूनी कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें नीचे एक और अनुपात प्राप्त हो गया है। ये किस चीज़ का अनुपात है कि पहले संख्या कितनी थी और अब वो संख्या क्या हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ कि पहले संख्या क्या थी और अब वो संख्या क्या हो गई है, यानी पहले वो 125 थी तो अब वो कितनी रह गई है, 72 रह गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उस संख्या में कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, इसको घटा के देख लेंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि संख्या में 53 की कमी हो रही है। ठीक है, लेकिन ये कमी हमें प्रतिशत में बतानी है, तो देखिए कैसे बताएंगे, प्रतिशत में निकालेंगे तो कितनी कमी हो रही है, 53 की कमी हो रही है। ठीक है, और ये जो कमी हो रही है ये किस संख्या में हो रही है, 125 में हो रही है, तो नीचे 125 से इसे भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे इसे 100 से। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है तो 25 से काट लेंगे, तो ऊपर 4 आ जाएगा, 25 से काटेंगे तो इसे 25 से काटेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए
4 तिया 12 आ जाएगा और एक हासिल में चला जाएगा और 4 पंजे 20 और एक 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया 212 और नीचे भाग में 5 है। ठीक है, अब इसे 5 से काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो पहले ये 4 पे कटेगा और फिर 12 जो है वो 2 पे कटेगा और 2 शेष बच जाएगा, तो यानी 0.4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आंसर आ गया हमारा 42.4% हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से फेल हुआ, जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 36 अंक अधिक है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 28% अंक प्राप्त हुए हैं और वो 18 अंकों से फेल हो गया है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमें उस छात्र को कहाँ तक लेके आना है, उत्तीर्ण अंकों तक लेके आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमें उत्तीर्ण अंक तक उसे लेके आना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, 28% अंक उसे प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 28%। ठीक है, और कितने अंकों से फेल हुआ है वो, 18 अंकों से फेल हुआ है, यानी कि 18 अंक उसे कम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे 18 अंक और दे दूं, यानी कि 28% में 18 अंक और जमा कर दूं, तो ये पास हो जाएगा, यानी उत्तीर्ण अंकों तक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे छात्र के बारे में क्या बोला जा रहा है कि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए हैं जो कि उत्तीर्ण अंकों से 36 अंक अधिक है। ठीक है, तो हमें इस वाले छात्र को भी उत्तीर्ण अंकों तक लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, इसे 40% अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 40% अंक उसे प्राप्त हुए हैं और उसे उत्तीर्ण अंकों से 36 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंकों में से हम 36 अंकों को घटा देंगे ताकि ये उत्तीर्ण अंकों तक आ जाए। ठीक है, यानी इसमें हमने जमा कर दिए इसे पास करवाने के लिए, और इसे ज़्यादा अंक प्राप्त हुए थे तो इसके में से 36 अंकों को काट दिया यानी घटा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों छात्रों के अंक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही उत्तीर्ण अंक तक आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिशत वाली वैल्यू को प्रतिशत वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे और अंक वाली वैल्यू को अंक वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 40% बड़ी वैल्यू है तो इसे यही लिखा रहने देंगे और 28% को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 28% इस तरफ आ गया और यहाँ पे कितना था 18 और 36 उधर से इधर जमा होने के लिए आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 जमा 36। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12% और इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 अंक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसे ऐसे सॉल्व कर लिया। अब इसे देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो 12% है वो किसके बराबर है, 54 अंकों के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 54 अंक के बराबर है। अब देखिए हमें क्या बताना है, हमें अधिकतम अंक बताने हैं। ठीक है, अधिकतम अंक जो होते हैं प्रतिशत में हमेशा 100% होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी होगी। 12% की वैल्यू कितनी है, 54 अंक है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसे 1% बना लूंगा, कैसे करेंगे, इसे 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा। अगर मैंने इस तरफ 12 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 6 से काट लेंगे तो कितना आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, इसे 6 से काटेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1% किसके बराबर है, 9/2 अंक के बराबर है। ठीक है, हमें इसे 100% में बदलना है तो दोनों तरफ 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसका 100 से गुणा किया है, तो दूसरी तरफ भी 100 से गुणा करना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए 2 से इसे काटेंगे तो 50 आ जाएगा, और देखिए 9 पंजे कितना होता है 45, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 45 और ऊपर एक जीरो बची हुई है तो जीरो लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 100% किसके बराबर है, 450 अंक के बराबर है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। अमित को एक परीक्षा में 31% अंक प्राप्त हुए और वह 24 अंकों से फेल हो गया,
जबकि सुरेश को उसी परीक्षा में 38% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताओ। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये पिछले सवाल जैसा ही है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे? क्योंकि पिछले सवाल में हमसे अधिकतम अंक पूछे गए थे, लेकिन इस सवाल में हमसे उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि अमित को एक परीक्षा में 31% अंक प्राप्त हुए हैं और वो 24 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको हमेशा पहले उसे उत्तीर्ण अंकों तक पहुँचाना होगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, तो हम इसे उत्तीर्ण अंकों तक कैसे पहुँचाएंगे। देखिए उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, 31% अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और वो 24 अंकों से फेल हुआ है, तो हम इसे 24 अंक और दे देंगे, यानी कि इसमें इसके अंकों में 24 अंक और जमा कर देंगे तो ये उत्तीर्ण अंकों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि सुरेश को उसी परीक्षा में 38% अंक प्राप्त हुए हैं जो कि उत्तीर्ण अंकों से 18 अंक अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सामने लिख लेंगे कि उसे 38% अंक प्राप्त हुए हैं और उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक है, 18 अधिक है। तो इसके अंकों में से 18 अंक घटा देंगे ताकि ये भी उत्तीर्ण अंकों तक पहुंच जाए। ठीक है, अब ये दोनों उत्तीर्ण अंकों तक पहुंच चुके हैं, यानी कि इनके अंक बराबर हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत वाली वैल्यू में से प्रतिशत वाली वैल्यू को घटाएंगे तो देखिए 38 यहीं लिखा रहेगा, 31 को इधर घटाने के लिए ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा हम लिख लेंगे 7% आ जाएगा। ठीक है, 38 में से 31 को घटाएंगे तो 7%, और ये 18 इधर घटा में है तो उधर जाके जमा हो जाएगा, तो 24 जमा 18 कितना आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से टाइम बचा के चलना है, सीधा मन में ही कैलकुलेशन करते जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7% किसके बराबर है, 42 अंकों के बराबर है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ सीधा करके इसे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये 42 अंकों के बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताओ। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आएगा तो पहले आपको 100% की वैल्यू निकालनी होगी, यानी अधिकतम अंक इस सवाल में भी हमें निकालने पड़ेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 7% की वैल्यू 42 है। ठीक है, तो पहले इसे 1% बना लेंगे। कैसे, 7 को 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ 7 से भाग कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा और 1% आ जाएगा। अब देखिए इसे 100% में कैसे बदलेंगे, एक साथ ही इसे यहाँ पे 100 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, एक स्टेप और लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हम सीधा यहीं पे 100 से गुणा भी कर लेंगे। तो देखिए जब मैं इसे 7 से काटूंगा तो ये 6 पे कटेगा। ठीक है, 7 6 42 होता है और 6 का गुणा 100 में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, 100%, और दूसरी तरफ इसकी वैल्यू आ जाएगी 600 अंक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, 600 अंक है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताओ। ठीक है, हम यहाँ पे उत्तीर्ण अंकों तक दोनों को लेके गए थे। ठीक है, तो हमें कोई भी एक वैल्यू ले लेनी है, तो मान लेते हैं हम अमित की वैल्यू ले लेते हैं। अमित को परीक्षा में 31% अंक प्राप्त हुए थे, तो मैं क्या करूँगा, 600 जो है ये अधिकतम अंक है। ठीक है, तो मैं 600 का 31% निकाल लूँगा। कैसे, 600 को 31% से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मैं 31% निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको अलग कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 6 का गुणा 31 में करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 6 एकम 6 आ जाएगा पहले, और 6 तिया 18, यानी कि अमित को कितने अंक प्राप्त हुए थे, 186 अंक प्राप्त हुए थे और वो 24 अंकों से फेल हुआ था। ठीक है, तो इसे उत्तीर्ण अंक तक लाने के लिए हमने 24 अंक इसमें जमा किए थे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को जमा कर लेंगे, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक हासिल में चला जाएगा। फिर देखिए 8 और 2 10 और 1 11, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 हासिल में चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 210 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है पास होने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।